आज आप सुनने वाले हैं डेल कार्नेगी की फेमस बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो भी आसान हिंदी में। इस बुक में टोटल 31 यानी 31 चैप्टर्स है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये बुक कितनी फास्ट है और हम इसमें कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये समरी नहीं बल्कि फुल ऑडियो बुक है। तो चलिए सुनते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्टार्ट करते हैं फोरवर्ड से। फोरवर्ड बेसिकली किसको कहा जाता है? जब किसी बुक का इंट्रोडक्शन ऑथर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति देता है तो उस इंट्रोडक्शन को फोरवर्ड कहते हैं। इस बुक का जो फोरवर्ड है उसका लेखक है जे बार्क इनस्वेन। एक किताब का असर उसके सब्जेक्ट के प्रति उसका नज़रिया से होता है। अगर लेखक का नज़रिया सही नहीं है तो अच्छी सलाह भी काम नहीं आएगी। एक किताब की वैल्यू उसके लेखक के नज़रिए पर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का बेस्ट तरीका सिर्फ रूल्स याद करना ही है तो यह किताब लिमिटेड यूज़ की होगी। इसीलिए जो लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूरी यह है कि वो समझे इस किताब के पीछे का सोच क्या है। साफ शब्दों में पब्लिक स्पीकिंग में ट्रेनिंग सिर्फ बाहर का फैक्टर्स पर नहीं है, नकल करने या स्टैंडर्ड फॉलो करने के बारे में भी नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग एक व्यक्ति का अपने आप को पब्लिक में व्यक्त करना है। इसीलिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट यह है कि व्यक्ति के पास कहने लायक कुछ हो। अगर अंदर से कुछ नहीं है तो ट्रेनिंग से भी कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि व्यक्ति को अपने विल को अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी पर कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल यह है कि बोलना सीखने के लिए पहले बोलना ज़रूरी है। टीचर्स को पहले बोलने दो, फिर इम्प्रूव करने के तरीके बताएं। एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट टीचर है। हमारे अपने एक्सपीरियंस के साथ दूसरों के एक्सपीरियंस को मिलाकर ही हम खुद को बेस्ट क्रिटिक बना सकते हैं। फिलोसोफर इमानुएल कांट ने कहा था, अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इस किताब के कंटेंट से समझ आता है कि इसमें जो विश्वास के लेख हैं उनको किस तरह से बताया गया है। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वो जो जानता है उसके बारे में तुरंत बोलना शुरू करे। फिर उनको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सिंपल टिप्स दी जाती है और धीरे धीरे ये समझाया जाता है कि अंदर का इंसान बाहर वाले पर कैसे हावी हो सकता है। इसके बाद उनको बताया जाता है कि कैसे वो ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अंत में उनको हमेशा बोलने के लिए कहा जाता है, अपने तरीके से, अपने अनुभव से सीखे हुए सिद्धांतों को अपनाते हुए। तो सबसे पहले ये जान लो कि मेथड्स या तरीके इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। असली चीज़ है दिमाग, दिल और स्ट्रॉन्ग विल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति इन मेथड्स को पूरे दिल से यूज़ नहीं करता तो वो बस एक लकड़ी की मूर्ति को इंसान के कपड़े पहनाने जैसा है। मतलब कि बिना दिल और दिमाग के मेथड्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और आपके लिए शानदार बुक्स कैसे लाएंगे। चैप्टर 1, एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। जब आप लोगों के सामने बोलते हैं तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। हो सकता है यह उन सब की नज़र से हो जो आपको देख रहे होते हैं। बहुत से बोलने वाले लोगों ने भी ये महसूस किया है, एक अनोखा थ्रिल जो हवा में फैल जाते हैं और जिसे बयान नहीं किया जा सकता। लेखक भी मानते हैं कि स्पीकर की नज़र का ऑडियंस पर गहरा असर होता है, लेकिन हम यहाँ उल्टे पहलू पर बात कर रहे हैं, ऑडियंस की नज़र स्पीकर पर असर। खास तौर पर जब वो बोलना शुरू नहीं किया होता। जब एक बार बोलने की आग जल उठती है तो ऑडियंस की नज़र से डर नहीं लगता। पब्लिक स्पीकिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स अक्सर सवाल करते हैं, मैं अपने आप को और डर को कैसे काबू करूं जो मुझे ऑडियंस के सामने जकड़ लेता है। क्या आपने देखा है कि कुछ घोड़े ट्रेन के पास खड़े होते हैं, ट्रेन की आवाज़ पर भी नहीं देखते, लेकिन कुछ दूरी पर एक किसान की पत्नी अपने घोड़े को शांत करने की कोशिश करती है जब वो ट्रेन गुजरती है। आप एक डरने वाले घोड़े का इलाज कैसे करेंगे? क्या आप उसको जंगल में छोड़ देंगे जहां वो कभी गाड़ी नहीं देखेगा, या उसको ऐसे जगह ले जाएंगे जहां वो अक्सर गाड़ियां देखेगा? अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस और डर से मुक्त करने के लिए आपको बार बार ऑडियंस के सामने आना होगा और जल्द ही आपको डर नहीं लगेगा। स्टेज फ्राइट से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है। किताब आपको अच्छे सुझाव दे सकते हैं कि पानी में कैसे बिहेव करना है, लेकिन आखिर में आपको खुद ही गीला होना पड़ेगा, शायद डूबना भी पड़ेगा। समंदर के किनारे बहुत से लोग वेटलेस बाथिंग सूट्स पहनते हैं, लेकिन तैरना उन्हीं को आता है जो पानी में उतरते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ऑडियंस के सामने बोलने का डर निकल जाता है। जैसे तैरना सीखने से पानी में आत्मविश्वास और सहजता आती है,
ठीक वैसे ही बोलना सीखने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि हर इंसान को अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा। हम यहाँ सिर्फ आपको सुझाव दे सकते हैं कि आप अपने प्लान के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। असली प्लान आपको खुद ही लेना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवा लिख सकता है, लेकिन दवा आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर शुरू में आपको स्टेज फ्राइट होती है तो निराश ना हो। डैन पैच भी एक पुराने घोड़े से ज़्यादा तकलीफ महसूस करता था। एक मूर्ख को ऑडियंस के सामने आने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसमें महसूस करने की क्षमता नहीं होती। एक सभ्य इंसान पर जो चोट असर करती है वो एक आदिम इंसान पर जल्दी ठीक हो जाता है। जितना हम अपनी ज़िंदगी में पैमाने पर ऊपर जाते हैं उतना ही हमारी पीड़ा की क्षमता बढ़ती है। कई माहिर बोलने वाले कभी भी स्टेज फ्राइट्स को पूरी तरह से नहीं जीत पाते, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। डैनियल वेबस्टर अपने पहले बोलने के मौके पर नर्वस हो गए थे और बिना अपनी बात पूरी किए बैठ गए थे। ग्लैडस्टोन को भी शुरुआत में बोलने वक्त सेल्फ कॉन्शियसनेस होती थी। बीचर भी पब्लिक में बोलने से पहले परेशान रहती थी। कभी कभी लोहार के घोड़े के नाक के आसपास रस्सी को कस के बांध देते हैं, जिससे थोड़ी सी तकलीफ होकर घोड़े का ध्यान ना लगाने की प्रक्रिया से हट जाता है। किसी ग्लास से हवा निकालने का एक तरीका है उसमें पानी डालना। हर चैप्टर्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चैप्टर 1 में 5 पॉइंट्स हैं। सब पॉइंट 1, बी एब्जॉर्ब बाय योर सब्जेक्ट। जब आप स्टेज पर बोलने जाते हो तो बस अपने टॉपिक पर ध्यान दो। अगर आपको अपने टॉपिक से प्यार है तो आपको और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। ध्यान लगाना मतलब यह है कि आप कम ज़रूरी बातों को भूल जाओ। स्टेज पर चढ़ने के बाद आपके कपड़े कैसे हैं ये सोचना बंद कर दो और जो आप बोलने वाले हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अपने दिमाग को अपने स्पीच से भर दो और आप देखोगे कि आपके बेकार के डर निकल जाएंगे। खुद को लेकर ज़्यादा सोचना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस ज़रूरत से ज़्यादा है। और जब आप स्पीच दे रहे हो तो आपका टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको खुद को एक मैसेज देने वाले रूप में देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक शो ऑफ के रूप में। याद है ना एल्बर्ट हावर्ड की ए मैसेज टू गार्सिया? उस कहानी में वो लड़का अपने आप को उस मैसेज के लिए डेडिकेट करता है। आपको भी वैसा करना चाहिए। जब आप सच बोल रहे होते हैं तो खुद के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि थिएटर में आग लगी है तो आप बिना किसी डर के स्टेज पर जाकर लोगों को गाइड कर सकते हैं। अच्छा करने का घमंड से ज़्यादा बुरा होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। असली ग्रेटनेस यह है कि आप ग्रेट दिखने या बनने की कोशिश ना करो। किपलिंग कहता है कि आपको ज़्यादा अच्छा ना दिखना चाहिए, ना ही ज़्यादा समझदार बात करना चाहिए। खुद को इतना बड़ा समझना यानी कॉन्सीट खुद ही सबको दिखता है। वॉल्टेयर ने कहा था कि हमें अपने आत्म प्रेम को छुपाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप में यह है तो दूसरे लोग भी ये देख रहे होंगे। दुनिया में खुद से बड़ी चीज़ है और उनके लिए काम करते वक्त आप खुद को भूल जाते हैं, या फिर आपको सिर्फ इतना याद रहता है कि वो आपको उस बड़ी चीज़ की तरफ ले जाने में मदद करे। सब पॉइंट 2, हैव समथिंग टू से। बहुत बार क्या होता है कि स्पीकर्स मंच पर जाते हैं लेकिन उनका दिमाग खाली होता है। फिर प्रकृति जो शून्य को पसंद नहीं करती उनके दिमाग को सबसे आसपास चीज़ों से भर देती है। जैसे कि मैं ये सही कर रहा हूँ, मेरा बाल कैसा दिखता है, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा। और अक्सर उनका ये सोचना सही भी होता है। सिर्फ अपने विषय में डूब जाना काफ़ी नहीं है। आत्मविश्वास पाने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको विश्वास हो। अगर आप तैयारी के बिना या अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी के बिना ऑडियंस के सामने जाते हैं तो आपको सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऑडियंस का समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करो, जानो कि आप क्या बात करने वाले हो और ज़्यादातर कैसे कहोगे। पहले कुछ वाक्य पूरी तरीके से तैयार कर लो ताकि शुरुआत में आपको शब्दों की तलाश में परेशानी ना हो। अपने विषय को अपने श्रोताओं से बेहतर जानो और जब आप स्टेज पर हो तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। सब पॉइंट 3, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस एक्सपेक्ट इट। अंदर और बाहर से कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे तो वो हो सकता है, इसीलिए पॉजिटिव सोचो। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कम समझो। असली विनम्रता तब आती है जब आप खुद को सच में समझते हो और भी अच्छा करने की कोशिश करते हो। एक बार एक डिनर पार्टी में वॉशिंगटन इरविंग ने चार्ल्स डिकेंस को इंट्रोड्यूस करते वक्त घबरा गया और बैठ गया और अपने दोस्त को कहा कि देखो मैं फेल हो गया।
अगर आप सोचोगे कि आप फेल हो जाओगे तो शायद आप फेल हो जाओ। खुद को कम मत समझो, आप में अनंत क्षमता है। अगर आपका दिमाग तैयार है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ईगल भी सीधे सूरज को देख सकता है जब कोई बादल नहीं होते। सब पॉइंट 4, एज्यूम मस्टरी ओवर योर ऑडियंस। जब आप स्टेज पर बोलते हो तो याद रखो कि आप और ऑडियंस में से कोई एक पॉजिटिव एनर्जी ले सकता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो अक्सर आप पॉजिटिव बन जाओगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रहोगे। किसी भी गुण या अवगुण को मान लेना उसको असली बनाता है। अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करो और याद रखो कि ऑडियंस से ज़्यादा सच्चाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चाई हमेशा रहती है। अगर आपका मंजिल की अगुवाई कमज़ोर पड़ रही है तो आपके हाथ से जीत छूट जाएगी। ये सोचना कि आप भीड़ को सिखा, प्रेरणा या लीड कर सकते हो शायद आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन एक बार बोलने का प्रयास करने के बाद हिम्मत रखो। हिम्मत रखो, ये आपके अंदर है कि आप जो चाहे बन सकते हो। अपने आप को शांत और कॉन्फिडेंट बनाओ। सोचो कि ऑडियंस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर बीचर लिवरपूल में वायर स्क्रीन के पीछे बोलते तो ऑडियंस को उनके साथ फेंके जाने वाले सधा हुआ फल फेंकने के लिए उकसाते, लेकिन वो बहादुर थे। उन्होंने अपने विरोधी सुनने वालों का सामना किया और उनसे जीत लिया। अपने ऑडियंस का सामना करते वक्त थोड़ा रुक जाओ और उनको देखो। ज़्यादातर चांसेस है कि वो चाहते हैं कि आप सफल हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना समय या पैसा इसीलिए नहीं खर्च करता कि आप उसकी उम्मीद पर पानी फेर दो। सब पॉइंट 5, कंक्लूडिंग हिंट्स। किसी भी काम जल्दी में मत करो, जल्दी से कंट्रोल कम हो जाता है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है भी तो वो मदद नहीं करेगी। बस आगे बढ़ते जाओ। गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ और आराम से शुरू करो, जैसे तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो। तुम्हें लगेगा नहीं उतना बुरा जितना तुम सोच रहे थे। सच में ठंडे पानी में छलांग लगाने जैसा है। एक बार अंदर हो तो पानी अच्छा लगता है। थोड़ी टाइम बाद तुम छलांग लगाने के लिए एक्साइटेड भी फील करोगे। ऑडियंस के सामने खड़े होकर उनको अपने विचार सोचने के लिए मजबूर करना बहुत बड़ा आनंद है। इससे डरो मत, बल्कि रेस के घोड़े या शिकारी कुत्ते की तरह एक्साइटेड हो जाओ। डर को निकालो बाहर। डर कायर होता है जब तक उसको जीता नहीं जाता। बहादुर लोग डर को जानते हैं पर उसके आगे नहीं झुकते। ऑडियंस का सामना हिम्मत से करो। अगर घुटने कांप रहे हैं तो उन्हें रोको। ऑडियंस में तुम्हारे लिए और तुम्हारे कॉजेस के लिए जीत है। सोचो, अगर चार्ल्स मार्टेल टावर्स में सरेसन से लड़ने से डरता, या कोलंबस वेस्ट की तरफ बढ़ने से डरता, या हमारे पूर्वज जॉर्ज द थर्ड के अत्याचार के विरोध करने से डरता, या कोई भी आदमी जो कुछ बड़ा करने लायक था वो डरता। दुनिया उन लोगों को प्रोग्रेस की वजह मानती है जो हिम्मत करके आगे आए हैं। और तुम्हें भी अपने दिल में जो शब्द है उसे बोलने की हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक सेंटेंस बोलने के लिए भी साहस चाहिए। लेकिन याद रखना कि उन लोगों के लिए स्मारक या हार नहीं बनाते जो कर सकते हैं पर डरने के मारे नहीं करते। ये सब सुन के अगर तुम्हें लगता है कि ये अनसिंपैथेटिक है तो सुनो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है सिंपैथी की। टेम्परामेंट, नर्व्स, बीमारी या मॉडेस्टी, इन सब से स्पीकर का गाल ऑडियंस के सामने सफ़ेद हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कोडलिंग से ये कमज़ोरी और भी बढ़ सकती है। जीत निर्भय मन की स्थिति में है। प्रोफेसर वॉल्टर डील स्कॉट कहते हैं कि बिजनेस में सफलता या असफलता ज़्यादा मेंटल एटीट्यूड से होता है, कैपेसिटी से नहीं। डरने वाली एटीट्यूड को छोड़ो, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड अपनाओ। और याद रखना कि इससे अपनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे अपनाना। इस चैप्टर में हमने आगे आने वाले चैप्टर्स के टोन को सेट करने की कोशिश की है, लेकिन इन सभी चैप्टर्स में जो एक आर्ट है, जैसे मिस्टर ग्लैडस्टोन ने प्रेस से ज़्यादा पावरफुल माना था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का नोट बार बार सुनाई देगा। चैप्टर 2, द सीन ऑफ मोनोटोनी। वक्त के साथ इंग्लिश बदल गई है और अब कई शब्द ज़्यादा कुछ कहने लगे हैं। मोनोटोनस का मतलब एक ही टोन से ज़्यादा हो गया है। अब इसका मतलब है विविधता की कमी। एक मोनोटोनस स्पीकर बस एक ही वॉल्यूम और पिच से बोलता रहता है, वही जोर, वही गति और वही सोच के साथ, या तो सोच को ही छोड़ देता है। मोनोटोनी जो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है, कोई बड़ी गलती नहीं है। यह तो वो काम है जो हमें करना चाहिए था पर नहीं किए, जैसे प्रेयर बुक कहता है। एमर्सन ने कहा, कला का असली गुण अलगाव में है, एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से अलग करना। मोनोटोनस स्पीकर यह नहीं कर पाता। वो एक थॉट या फ्रेज को दूसरे से अलग नहीं करता, सब कुछ एक ही तरह से प्रेजेंट करता है। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा स्पीच मोनोटोनस है तो शायद तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आएगा।
इसीलिए चलो देखते हैं कि मोनोटोनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में क्या असर करता है। तब समझ आएगा कि ये एक अच्छा स्पीच को कैसे खराब कर सकता है। अगर पड़ोसी के घर में विक्ट्रोला बार बार सिर्फ 3 गाने बजाता है तो समझ आता है कि उसके पास कोई और रिकॉर्ड्स नहीं है। अगर एक स्पीकर सिर्फ कुछ ही एबिलिटीज़ यूज़ करता है तो इसका मतलब है कि उसका बाकी एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हुए हैं। मोनोटोनी बेसिकली हमारी लिमिटेशंस दिखाता है। मोनोटोनी का शिकार पर असर इतना डेडली है कि ये चेहरे से रंग और आंखों से चमक चुरा लेता है और अक्सर बुराई की तरफ ले जाता है। सबसे बुरा पनिशमेंट जो इंसान सोच सकता है वो है एक्सट्रीम मोनोटोनी या अकेला रहना। एक मार्बल को टेबल के ऊपर रखो और दिन भर बस उसको इधर से उधर करते रहो। अगर तुम ये काफ़ी देर तक करते हो तो पागल हो जाओगे। तो ये चीज़ जो ज़िंदगी को कम करती है और जेल्स में सबसे कठोर पनिशमेंट के रूप में यूज़ होता है, वही चीज़ एक स्पीच की जान और एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इससे बचो जैसे तुम एक बोरिंग इंसान से बचते हो। अमीर आलसी लोग कई घर रख सकते हैं, दुनिया भर से अलग अलग खाने मंगवा सकता है और मन चाहे तो अफ्रीका या अलास्का जा सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी को पैदल या स्ट्रीट कार से काम चलाना पड़ता है। उसके पास याचत ऑटो या स्पेशल ट्रेन का ऑप्शन नहीं होता। उसको ज़्यादातर समय मेहनत में बिताना पड़ता है और बेसिक खाने से गुजरना पड़ता है। मोनोटोनी चाहे स्पीच हो या ज़िंदगी एक तरह की गरीबी है। अपने स्पीच में वैरायटी लाने की कोशिश करो, जैसे एक बिजनेसमैन अपनी दौलत बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। बर्ड्स के सॉन्ग, जंगल के ग्लैंस और माउंटेन्स मोनोटोनस नहीं होते। वही ब्राउन स्टोन के सामने की लंबी लाइंस और पेव्ड स्ट्रीट के माइल्स जो इतने सेम होते हैं। नेचर हमें अनंत वैरायटी देती है। इंसान अपनी लिमिटेशंस के साथ अक्सर मोनोटोनस होता है। अपने स्पीच बनाने के मेथड्स में नेचर की तरफ वापस जाओ। वैरायटी का असली मज़ा उसके प्लेजरिंग गिविंग क्वालिटी में है। दुनिया के बड़े ट्रूथ्स को अक्सर इंटरेस्टिंग स्टोरीज में पिरोया गया है। जैसे कि अगर तुम लोगों को सिखाना या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो पहले उन्हें खुश करना होगा। एक ही पियानो नोट को बार बार बजाओ। यह तुम्हें मोनोटोनी का डिस्प्लेसिंग और जैरिंग इफेक्ट सुनने का आइडिया देगा। डिक्शनरी मोनोटोनस को वेरी सम के रूप में डिफाइन करता है। ये बहुत ही हल्का है। असल में तो ये पागल कर देने वाला है। डिपार्टमेंट स्टोर के प्राइस लोगों को सिर्फ एक ही टोन कम बाय माई वायरस नहीं थकाते। वो महंगे ऑर्गन पर कंसर्ट देते हैं और खुश लोग नेचुरली खरीदने के मूड में आ जाते हैं। चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही सब पॉइंट है, हाउ टू कॉन्कर मोनोटोनी। हमें अपने कपड़े बदलकर फैशन में वैरायटी लाते हैं। हम अपनी बात करने की कला को बेहतर बनाकर भाषण में वैरायटी लाते हैं और हम अपनी बात करने की कला को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके सीखते हैं। कारपेंटर के पास खास टूल्स होते हैं जिससे वो घर बनाता है। ऑर्गेनिस्ट के पास कीज और स्टॉप्स होते हैं जिससे वो म्यूजिक बनाता है। वैसे ही एक स्पीकर के पास भी कुछ टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी बात को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ लोगों के इमोशंस को छू लेता है और उनके विचार को प्रभावित करता है। अगले कुछ अध्यायों में हम इन टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। इजराइल के बच्चे रेगिस्तान में लग्जरी कार्स में क्यों नहीं घूमते और नाव ने अपने जहाज पर मूवीज और म्यूजिक सिस्टम क्यों नहीं रखते। जो लॉस आज हमें कार चलाने, मूवीज बनाने या म्यूजिक सुनने में मदद करता है, वो तब भी काम करते थे, बस लोगों को उनके बारे में पता नहीं था। इसीलिए वो मॉडर्न सुविधाओं से वंचित रहे। आज भी कई स्पीकर्स अपने भाषण में पुराने तरीके यूज करते हैं। जो लोग इन कानूनों को समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं उनकी बात में दम होता है। जो नहीं करते उनकी बात कमज़ोर हो जाती है। इन प्रिंसिपल्स को समझना और इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। नेपोलियन ने कहा था, अपने प्रिंसिपल्स ठीक करो, बाकी सब डिटेल है। मर गए घोड़े को जूता पहनाना बेकार है और अच्छे प्रिंसिपल्स भी एक बेजान भाषा को जिंदा नहीं कर सकते। याद रखो, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ रूल्स याद करने का खेल नहीं है। असली बात है सच्चाई, दम, भावना और जिंदगी। बाकी सब भूल सकते हो लेकिन ये नहीं। जब तुम अगले कुछ अध्यायों में भाषण की टेक्निक को सीख लोगे तो तुम्हें मोनोटोनी का समस्या नहीं होगा। इन प्रिंसिपल्स को जानकर और इस्तेमाल करने से तुम्हारे एक्सप्रेशन में वैरायटी आएगी। लेकिन इन्हें सिर्फ पढ़ने या सोचने से नहीं बल्कि बार बार अभ्यास करने से सीखा जा सकता है। अगर कोई और नहीं सुनता तो खुद को सुनो। तुम्हें हमेशा अपना सबसे अच्छा आलोचक होना चाहिए और सबसे कठोर भी।
जो टेक्निकल प्रिंसिपल्स हम अगले अध्याय में बताएंगे वो हम खुद नहीं बनाए। ये सब अच्छे स्पीकर्स और एक्टर्स के तरीकों पर आधारित है, जो या तो स्वाभाविक रूप से या शिक्षा के जरिए अपने प्रभाव पाने के लिए अडॉप्ट करते हैं। स्टूडेंट को कहना कि वो नेचुरल रहे। नेचुरल होने का मतलब मोनोटोनी भी हो सकता है। आर्कटिक में उगा हुआ छोटा स्ट्रॉबेरी नेचुरल है, लेकिन यहाँ के बेहतर वैरायटी से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पहाड़ी पर उगा हुआ छोटा ओक नेचुरल है, लेकिन नमी वाली ज़मीन पर उगे सुंदर पेड़ से उसकी तुलना नहीं किया जा सकता। नेचुरल रहो, लेकिन अपने नेचुरल टैलेंट को इतना बेहतर करो कि तुम आइडियल के करीब पहुंच जाओ, क्योंकि हमें आइडियलाइज नेचुरल की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे वो फल हो, पेड़ हो या भाषण हो। चैप्टर 3 इफिशियंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। जोर देने का सिद्धांत ये कहता है कि हमें हर शब्द पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ खास शब्दों पर ही जोर देना चाहिए जो हमारे विचार या संदेश को साफ और प्रभावशाली तरीके से पेश करते हैं। जैसे जब हम मैसाचुसेट्स या मिनेपोलिस बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों पर जोर देते हैं और बाकी को हल्का बोलते हैं। इसी तरह जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो कुछ शब्दों को जोर से बोलना चाहिए ताकि हमारा मुख्य विचार उभर के आए। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं डायनेस्टी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस, तो हम डायनेस्टी और चॉइस जैसे शब्दों पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि ये हमारे संदेश का मुख्य शब्द है। इससे हमारा संदेश ज़्यादा प्रभावशाली होता है और सुनने वाले का दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग में यह बहुत ही ज़रूरी है कि स्पीकर अपने शब्दों का ध्यान सिर्फ उन शब्दों पर केंद्रित करे जो विचार को मजबूती से पेश करते हैं। जैसे अखबार में मुख्य खबर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, वैसे ही स्पीकर को भी अपने मुख्य विचार को जोर से बोलना चाहिए। इससे श्रोताओं को समझने में आसानी होती है और विचार यादगार बन जाती है। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके वाक्य के मुख्य शब्द जोर से बोला जाए ताकि अपने संदेश साफ और प्रभावशाली हो। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर एक कुत्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर है। इसका मतलब यह है कि जो बात असामान्य या अलग है वो सुनने या पढ़ने में दिलचस्पी पैदा होती है। जब हम किसी बात पर जोर देते हैं तो हम उसको अलग और महत्वपूर्ण दिखाना चाहते हैं। जैसे किसी भी बड़ी खबर को अखबार में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो कुछ शब्दों पर जोर देना चाहिए ताकि वो शब्द बाकी शब्दों से अलग और उभर के आए और लोगों का ध्यान खींचे। जैसे कि अगर हम कहते हैं मैंने ये काम लिया, तो काम शब्द पर जोर देना चाहिए क्योंकि वो शब्द इस बात को अलग और महत्वपूर्ण बनाता है। जोर देने का असली मकसद ये है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक साफ और प्रभावशाली तरीके से पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हम हमेशा तेज़ आवाज़ में बोलें, कभी कभी धीमे से या अलग पिच में बोलना भी जोर दे सकता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने शब्दों को किस तरह से अलग तरीके से पेश करते हैं। तो जब भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो सोच समझकर उन शब्दों पर जोर दें जो आपके विचार या संदेश को सबसे अच्छे से व्यक्त करते हैं। इससे आपका संदेश ज़्यादा असरदार होगा और लोग उससे याद भी रखेंगे। कल रात एक व्यक्ति ने कहा कि इस देश की असली समस्या शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि राजनीति है। उन्होंने समस्या, कमी, शिक्षा और राजनीति पर जोर दिया था। बाकी शब्दों को तेजी से बोल के चला गया, जिससे उन्हें उतना महत्व नहीं मिला। राजनीति शब्द को उन्होंने बहुत जज्बात के साथ बोला जब उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे पर जोर से मारा। उनका जोर देना बिल्कुल सही और प्रभावशाली था। उन्होंने हमारा ध्यान उन शब्दों पर केंद्रित किया जो सच में मायने रखते हैं, ना कि इस, एक, का, ये जैसे शब्दों पर। सोचिए, अगर आपका गाइड आपको न्यूयॉर्क दिखाने का वादा करके आपको चाइनीज लॉन्ड्री और सड़क के किनारे के बूट पॉलिश के दुकानों में ले जाए तो आप क्या सोचेंगे? किसी भी व्यक्ति का ऑडियंस से ध्यान मांगने का सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए, या तो उनके पास सच्चाई हो या मनोरंजन। अगर वो उनका ध्यान छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखे तो जब वो वॉल स्ट्रीट और गगनचुंबी इमारतें जैसे महत्वपूर्ण शब्दों तक पहुंचेगा तब तक ऑडियंस के पास ना तो उत्साह बचेगा और ना ही इच्छा। आप रोज़मर्रा की बातचीत में इन छोटे शब्दों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आप बातचीत में बोर नहीं होते। रोज़मर्रा की बातचीत का सही तरीका मंच पर भी लागू होता है। जैसे कि हमने और जगह पर देखा है, पब्लिक स्पीकिंग भी बातचीत की तरह ही होती है, बस थोड़ी बड़ी। कभी कभी बड़े जोर के लिए हर एक शब्द के हर एक सिलेबल पर जोर देना उचित होता है। जैसे कि एब्सोल्युटली शब्द को
मैं एब्सोल्युटली आपके दिमाग को मानने से इनकार करता हूँ। कभी कभी इस सिद्धांत को एक जोर वाले वाक्य पर लागू करना भी चाहिए, हर एक शब्द को जोर देकर। ये एक अच्छा उपकरण है खास ध्यान खींचने के लिए, और ये एक सुखद वैरायटी प्रदान करता है। पैट्रिक हेनरी के प्रसिद्ध क्लाइमैक्स को इस तरीके से बहुत प्रभावशाली तरीके से दिया जा सकता है, मुझे आज़ादी दो या मुझे मृत्यु दो। हम जानते हैं कि हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी या क्या बलिदान देना पड़ेगा, क्या बोझ उठाना पड़ेगा, क्या आक्रमण सहना पड़ेगा। अच्छी तरीके से जानकर भी कीमत फिर भी हम भर्ती होते हैं, और हम युद्ध के लिए भर्ती होते हैं क्योंकि हम अपने कॉज की नैतिकता को जानते हैं और हम इसकी निश्चित विजय को भी जानते हैं। एक अकेला शब्द पर जोर देना उसके विपरीत को सजेस्ट करता है। पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस को सच में एम्फैटिक शब्दों में सप्लीमेंट के रूप में जरूरत नहीं होती। जब अखबार में किसी बड़ी लड़ाई की रिपोर्ट होती है तो वो बार बार एक ही तथ्य पर जोर नहीं देते, वो नई जानकारी या नया नजरिया ढूंढते हैं। सुबह के एडिशन में जो खबर महत्वपूर्ण होता है वो शाम के एडिशन में छोटे स्थान पर चली जाती है। हम नए विचार और नए तथ्यों में इंटरेस्टेड होते हैं। इस सिद्धांत का आपके जोर तय करने में बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। एक ही विचार पर बार बार जोर मत दीजिए जब तक कि आप उस पर एक्स्ट्रा जोर देना चाहते हैं। चैप्टर 4 इफिशियंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। भाषण देने का तरीका गाने जैसा होता है, बस फर्क इतना है कि गाने में हम स्वर को लंबा खींचते हैं और शब्दों के बीच के गैप कम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हर शब्द को अलग और क्लियर तरीके से बोलते हैं। स्वर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते और शब्दों के बीच का गैप ज़्यादा होता है। गाने में हमारे पास ज़्यादा स्वर की रेंज होती है, लेकिन भाषण में भी हम स्वर में बदलाव लाते हैं। आम बातचीत में हम 3 से 6 सेमी टोन्स का अंतर रखते हैं और कुछ लोगों में तो ये एक रेंज ऑफ ऑक्टेव तक होती है। पिच का मतलब होता है कि आवाज़ की ऊंचाई या नीचाई। पब्लिक भाषण में हम पिच का इस्तेमाल सिर्फ एक शब्द के लिए नहीं करते, जैसे ओह या दा, बल्कि लाइन या सेंटेंस के लिए भी करते हैं जो एक ही टोन में बोला जा सकता है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए ज़रूरी यह है कि वो अलग अलग सिलेबल्स, शब्दों या सेंटेंसेस के हिस्सों को अलग अलग पिच में बोले। इससे वो अपने भाषण को और भी प्रभावशाली बना सकता है। ये बात हम इन चैप्टर में समझ रहे हैं। सब पॉइंट 1, एवरी चेंज इन द थॉट डिमांड्स अ चेंज इन द वॉइस पिच। भाषण में आवाज़ की उतर चढ़ाव होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कई बार स्पीकर्स इस रूल को नहीं मानते। अगर कोई स्पीकर इस रूल को नहीं मानता तो उसकी स्पीच का असर कम हो जाता है और सुनने वाले बोर हो सकते हैं। नए स्पीकर्स को पिच में बदलाव करना मुश्किल लगता है और ये और भी मुश्किल हो जाता है जब स्पीच याद की गई हो। अगर आपको समझना है कि एक ही पिच में बात करने से क्या होता है तो पियानो पर एक नोट को बार बार बजाएं। आपकी आवाज़ में कई तरह के पिच होते हैं, तो सिर्फ एक ही पिच का इस्तेमाल करके ऑडियंस को परेशान करना ठीक नहीं है। हाँ, म्यूजिक में एक ही टोन को बार बार इस्तेमाल करके सुंदरता लाई जा सकती है, लेकिन भाषण में ऐसा मोनोटोन अवॉइड करना चाहिए। सब पॉइंट 2, कंटिन्यूअल चेंज ऑफ पिच इज नेचर्स हाईएस्ट मेथड। इफिशियंसी के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम नेचर को देखते हैं। सुनो, पक्षियों कैसे गाते हैं। कुछ पक्षी जैसे कैनरी, लार्क और नाइटिंगेल अलग अलग तरह से गाते हैं और उनकी आवाज़ में वैरायटी होती है, लेकिन अगर कोई साउंड बार बार सेम हो तो वो इरिटेट करता है। बच्चे कभी भी एक ही टोन में बात नहीं करते, उनकी बातचीत में पिच बदलती रहती है। बड़े लोग भी बिना रियलाइज़ किए अपनी बात में वेरिएशंस लाते हैं। सोचो, कोई ऐसा बोल रहा हो, मैं कल छुट्टी पर जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत काम है, फिर भी अगर मैं वेट करूँगा तो शायद कभी नहीं जा पाऊँगा। इसको अलग अलग पिच में बोलो और फिर एक ही पिच में बोलो और देखो फ़र्क। एक एक्सरसाइज है जो आपको नेचुरल तरीके से अलग अलग पिच में बोलना है। ऐसा करो कि लगने लगे कि आप किसी रियल बात पर चर्चा कर रहे हो, ना कि कुछ रट के बोल रहे हो। डाउट हो तो किसी दोस्त से चेक करो कि नेचुरल लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो कुछ गलत है। सब पॉइंट 3, ए सिमिलर केस, ए सिंपल कन्वर्सेशन। जैक, सुना है तू भी वही कर बैठा है। हाँ मुझे मालूम है, अक्सर लोग यही करते हैं। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, लेकिन अभी तक तो अकेला ही हूँ। और तू उससे न्यूपोर्ट में मिला था ना पिछले जुलाई में, और सोचा था कि सोयरी में प्रपोज कर देगा। मैं भी यही सोच रहा था, शायद तू बॉल रूम से निकल गया होगा उसके म्यूज़िक और लाइट्स के साथ। सुना है कि रात के अंधेरे में प्यार ज़्यादा गहरा होता है, तो तुम दोनों साथ में चले होंगे ऊपर सितारों से भरा आसमान में। और मैं शर्त लगा सकता हूँ, मान जा तू डर गया होगा। मैं भी डर गया था।
तो तुम टेरेस पर घूमते हुए देखा होगा कि चांदनी ने पानी पर कैसी रोशनी डाली है जब वो किनारे से टकरा रही थी, और फिर हिम्मत जुटा के जब देखा कि कोई आसपास नहीं है, क्या तू उससे करीब खींचा था और कहा था कि तू उससे प्यार करता है? मैं भी यही किया था। अब मुझे और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है और मैं सच में तुझे खुशी की दुआ करता हूँ। सोच रहा हूँ कि शादी के बाद नीचे आ जाऊँगा मिलने। ये मेरे दोस्त, जब हनीमून ख़त्म हो जाएगा और तू सेटल हो जाएगा तो हम मिलके क्या क्या कह रहा है तू? रिजेक्ट हो गया, तू रिजेक्ट हो गया। मैं भी रिजेक्ट हो गया था। पिच बदलना कितना ज़रूरी है ये तो सबको पता चल चुका है, लेकिन इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि मोनोटोनी से बचा जा सके। असली बातचीत में पहले हम सोचते हैं फिर बोलते हैं। याद किए हुए भाषण में पहले शब्द आते हैं फिर उनका मतलब। इसीलिए कई बार स्पीकर्स को मतलब समझाने का भी फिक्र होती है। इस प्रोसेस को उल्टा करने से नतीजा भी उल्टा होता होगा। इसीलिए अपनी अभिव्यक्ति के तरीकों को प्रकृति के करीब लाओ। अब एक सेंटेंस बताता हूँ। What is Congress going to do next? I do not know. इस टेक्स्ट को लिखो और ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। फिर से पढ़ो और इस बार सोचो कि तुम क्या कहना चाहते हो। आइडिया को समझो, उसे सही तरीके से व्यक्त करना चाहते हो और सोचो कि सामने ऑडियंस है। उन्हें देखो और सच्चाई बताओ। अगर तुमने सही से फॉलो किया तो तुम्हें पिच में कई बदलाव किए होंगे। काम से इंसान नहीं मरता, चिंता से मरता है। काम तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इंसान पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते जो वो उठा सकते हैं। चिंता तो बस तलवार पर जंग लगाने जैसी है। रिवॉल्यूशंस मशीन को बर्बाद नहीं करती बल्कि फ्रिक्शन करती है। सब पॉइंट 4, चेंज ऑफ पिच प्रोड्यूसेस एम्फेसिस। पिच में वैरायटी रखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे लोगों का ध्यान बनाता है। अचानक से पिच बदलना भी एक तरीका है जिससे लोग सुनने लगते हैं। जैसे सफ़ेद रंग काली पे ज़्यादा सफ़ेद लगता है, वैसे ही कंट्रास्ट से लोग ध्यान देते हैं। डॉक्टर नेविल डिलाइड हिल्स ने एक सरमन में अचानक पिच बदल के एक सवाल पर जोर दिया था। पिच बदलने का तरीका उल्टा भी हो सकता है। दोनों ही तरीकों से जोर मिलता है अगर समझ के यूज़ किया जाए। ज़्यादा तेज़ या नीची आवाज़ से बचे। मिस्टर ब्रेयन की आवाज़ नीची और घंटी जैसी है, जो उसकी एलोक्वेंस का राज है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि औरतों में सॉफ्ट और लो वॉइस अच्छी लगती है। यही सेम बात आदमियों पे भी लागू होती है। आवाज़ को पावरफुल बनाने के लिए चीखने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में पिच में वैरायटी का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। जैसे गाने में अलग अलग नोट्स होते हैं, वैसे ही बोलते वक्त भी पिच को ऊपर नीचे करना ज़रूरी है। आपकी सोच और पसंद आपको गाइड करेगी कि कब किस पिच का इस्तेमाल करना है। चैप्टर 5, इफिशियंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। देखो, जब कोई अपने विश्वास के पॉइंट्स को जोर से और दम लगा के साफ करता है तो कभी शांत होकर, कभी गुस्से में आकर वो इधर उधर थप्पड़ मारता है। टेम्पो एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाषा में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, इसीलिए हमें इसे अपनी भाषा में वैसे ही यूज़ किया है। टेम्पो का मतलब है किसी काम को करने का गति या स्पीड, जो उस काम को करने में लगे वक्त से मापा जाता है। आज तक टेम्पो का ज़्यादातर इस्तेमाल गाने या संगीत में किया गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि टेम्पो और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एक बैलगाड़ी जो धीरे धीरे चलती है उसका टेम्पो स्लो होता है, और एक तेज़ चलने वाली ट्रेन का टेम्पो फास्ट होता है। जिस बंदूक से हर मिनट में 600 गोली चलती है उसका टेम्पो फास्ट है, और जो बंदूक से लोड करने में 3 मिनट लगते हैं उसका टेम्पो स्लो है। हर म्यूजिशियन को पता होता है कि एक बड़ा नोट गाने में ज़्यादा वक्त लगता है छोटे नोट से। इसी तरह एक अच्छा भाषण के लिए भी टेम्पो बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई स्पीकर अपना पूरा भाषण एक ही स्पीड में बोलता है तो वो अपने भाषण को जोर देने का एक मुख्य तरीका खो देता है। जैसे क्रिकेट में बॉलर, बेसबॉल में पिचर या टेनिस में सर्वर अपने बॉल को अलग अलग स्पीड में फेंकते हैं, वैसे ही एक पब्लिक स्पीकर को भी अपने भाषण में टेम्पो का इस्तेमाल करना चाहिए। सब पॉइंट 1, चेंज ऑफ टेम्पो लेंड्स नेचुरलनेस टू द डिलीवरी। नेचुरल होने का मतलब है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो वो बिल्कुल सच्चा और आसान लगे। जैसे कि एक जगह पे लिखा है, बात करने की गति यानी टेम्पो को बदलते रहना चाहिए। एक मशहूर आदमी ने कहा था कि टेम्पो को बदलना एक एक्टर के लिए बहुत काम का होता है। कभी कभी एक्टर्स के बोलने का तरीका नकली लग सकता है, लेकिन जो लोग भाषण देते हैं उनके लिए यह सीखना अच्छा हो सकता है। असल में नेचुरल लगने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आम बातचीत जैसे बात करें। यही वो स्टाइल है जो हम स्टेज पे और भाषण में लगाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से।
अगर कोई भाषण देने वाला या एक्टर बिल्कुल वैसा ही बोलने लगे जैसे लोग आम जिंदगी में बोलते हैं तो सुनने वालों को शायद मज़ा ना आए। इसीलिए जब हम भाषण देते हैं तो हम सिर्फ उन हिस्सों को चुनते हैं जो असली बात को दिखाते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो भी ये समझते हैं जब वो बातचीत लिखते हैं। हम भी यही सोच के टेम्पो बदल कर अपने भाषाओं को नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक सेंटेंस को धीरे से बोलते हैं और दूसरे को जल्दी से, तो देखो कितना असली लगता है। फिर दोनों को एक ही स्पीड से बोलो और फ़र्क देखो। सोचो, मैंने अपना चाकू कहाँ रखा है? हाँ, याद आया, मैंने तो मैरी को दिया था। इसका मतलब है कि एक ही बात में हम गति बदल सकते हैं, क्योंकि टेम्पो एक शब्द कुछ शब्दों के ग्रुप या पूरी भाषण के हिस्सों पर भी लागू होता है। सब पॉइंट 2, चेंज ऑफ टेम्पो प्रिवेंट्स मोनोटोनी। खिड़की के पास पिंजरे में बंद कैनरी अपने गाने से खूबसूरती बढ़ा रही है क्योंकि वो अलग अलग गति में गाता है। अगर किंग सोलोमन भाषण देते हैं तो वे पक्षियों के गाने और मधुमक्खियों से भी सीखते हैं। सोचो, एक गाना अगर सिर्फ एक तरह के नोट से बना हो, और सोचो एक कार जो सिर्फ एक ही स्पीड से चले। सब पॉइंट 3, चेंज ऑफ टेम्पो प्रोड्यूसेस एम्फेसिस। टेम्पो में बड़ा बदलाव लाने से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। जैसे अगर एक ट्रेन को बहुत तेजी से चल रही हो अचानक से धीरे हो जाए तो सब उसकी तरफ देखेंगे। या फिर अगर आप खाना खाते वक्त बैकग्राउंड में बज रहा म्यूजिक तेज या धीमे हो जाए तो आपका ध्यान उस पर चला जाएगा। भाषण में भी यही बात लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग किसी खास बात पर ध्यान दें तो अचानक से टेम्पो बदल दीजिए। एक नाटक में एक कैरेक्टर ने कुछ ऐसा बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हें जो मैंने कहा है वो भूल जाओ, मैं चाहता हूँ तुम उसे हमेशा याद रखो। आई डोंट केयर इफ़ यू हैव गॉट 6 गन्स। पहला हिस्सा बहुत धीरे से बोला गया था और बाकी हिस्सा बहुत तेजी से। जब उस कैरेक्टर ने बंदूक निकाली इसका असर इतना ज़्यादा था कि वो लाइंस आज भी याद है। भाषण देते वक्त सिर्फ नियम नहीं बल्कि सोच भी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि कौन सा हिस्सा धीरे से या तेज से बोला जाए, बस बदलाव होना चाहिए। जैसे एक किताब में एक पैराग्राफ है, उसमें जो स्लो टेम्पो के लिए बोला गया है उसे तेज से बोलिए और जो तेज टेम्पो के लिए बोला गया है उसे धीरे से। इससे उस पैराग्राफ की ताकत या मतलब नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर धीरे से बोला जाए तो उनका असर कम हो जाता है। भाषण देते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी गति बहुत तेज़ ना हो जाए। ये नए स्पीकर्स में अक्सर होते हैं। मिसेस सिडोन्स ने कहा था, समय ले लो। पहले डॉक्टर्स के दवा देते हैं जिसमें लगभग 50 अलग अलग चीज़ें होती है, उम्मीद के साथ कि शायद ये काम कर जाए। ये तरीका थोड़ा अजीब है लेकिन भाषण के लिए अलग अलग टेम्पो का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। इससे वैरायटी आती है। टेम्पो को डाइट की तरह मिक्स करके देना चाहिए। सब पॉइंट 4, डेडिकेशन ऑफ गेटिसबर्ग सिमेट्री। कई साल पहले हमारे बुजुर्गों ने यहाँ एक नया देश बनाया था जो आज़ादी में यकीन रखता था और ये मानता था कि सब लोग बराबर हैं। अब हम एक बड़ी लड़ाई में हैं देखने के लिए कि क्या ये देश या कोई भी ऐसा देश टिक पाएगा या नहीं। हम युद्ध के लिए एक बड़े मैदान पर हैं। हम यहाँ उन लोगों के लिए एक जगह बनाने आए हैं जो अपनी जान दे दी इस देश को बनाने के लिए। पर इस बड़ी सोच से हम इस जगह को समर्पित या पवित्र नहीं बना सकते। जो बहादुर लोग यहाँ लड़े, जिंदा या मरकर, उन्होंने इस जगह को पवित्र बनाया है, वो भी हमसे कहीं ज़्यादा। दुनिया शायद ना याद रखे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पर वो कभी नहीं भूल सकते कि उन्होंने यहाँ क्या किया। ये हमारे लिए जो जिंदा है कि हम उनका अधूरा काम पूरा करें। हम यहाँ उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए समर्पित है जो हमारे सामने है कि हम उन लोगों की याद में और भी समर्पित हो जाए जो यहाँ अपनी जान दे दी, कि हम यहाँ ठान ले कि उनकी मौत व्यर्थ नहीं होगी, कि देश नई आज़ादी के साथ आगे बढ़े और लोगों द्वारा लोगों के लिए बनी सरकार कभी ख़त्म ना हो। सब पॉइंट 5, ए प्ली फॉर क्यूबा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे कुछ चुप रहने वाले लोगों ने यहाँ बोलने के लिए कहा है। क्यूबा के हालात पर मैं सच्चाई और इंसाफ के साथ बोलूँगा। मैं नहीं चाहता कि लोगों को बिना वजह के किसी काम के लिए उकसाऊं जो कि हमारे देश की जिम्मेदारी, इंसानियत और इज्जत के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इस काम से बच सका तो मैं बचा, लेकिन मैं नहीं बच सकता। मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक मैं सच्चाई ना बोल देता। मैं सोच रहा था कि क्यूबा के बारे में जो खबर है वो ज़्यादा बड़ा सड़ा है और मैं ये दिखाना चाहता था कि ये गलत है, लेकिन यहाँ जो हालत है वो इतनी बुरी है कि उसको और बुरा नहीं बना सकते। वेलन ने बहुत बुरा किया है।
उसने कम से कम 4 लाख गांव वाले लोगों को उनके घर से निकालकर शहरों में बंदी बना दिया है। उनके घर जला दिए, खेत बर्बाद कर दिए और उनका सारा सामान खाना छीन लिया है। वो सब लोग अब बिना किसी मदद के भूख से मर रहे हैं। अमरीकी अखबारों में जो तस्वीरें हैं वो सच है। मैं पहले कभी ऐसी बुरी हालत नहीं देखा और दुआ करता हूँ कि फिर कभी ना देखूं। मटन जास के बाहर जो लोग हैं उनकी आंखें में जो दुख है वो मैं कभी नहीं बोल सकता। वो लोग हमसे कुछ नहीं मांग रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे। वो सब लोग, चाहे वो बड़े हो या बच्चे, भूख से तड़प रहे थे। उनकी आंखों में जो दुख है वो ही उनका गुहार है। ऐसा लगता है जैसे हम उनकी रूह तक पहुंच गए हैं। स्पेन के गवर्नमेंट ने ना कोई पैसा दिया है और ना कोई देगी उन लोगों को बचाने के लिए जो अमेरिका की मदद पर निर्भर हैं। सोचो, हम स्पेन के लोगों को खाना दे रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और जो बच सकते हैं उनको बचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ खाना भेज सकते हैं और कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है कि खाने के साथ बंदूक भी भेजनी चाहिए। जब हमने गवर्नर से पूछा कि क्या इन लोगों को कोई मदद हो सकती है, तो उसने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका की महान सरकार मदद करेगी। मैं और नहीं बोलूँगा इन भयानक चीज़ों के बारे में। वो हमेशा मेरे याद में रहेंगे और यही 20वीं सदी है। स्पेन ने बहुत सारे लोगों की जान ली है और यूरोप चाहे तो उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी ही स्पेनिश अत्याचार खत्म हो जाए। अब टाइम है कुछ करने का। हर घंटा जो हम इंतज़ार करते हैं वो सिर्फ और दुख और मौत का कारण बनता है। सिर्फ अमेरिका ही कुछ कर सकता है। अमेरिका एक महान देश है और उसने क्यूबा के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया है। हम इस जिम्मेदारी को नहीं ठुकरा सकते। अब हमें कुछ करना ही होगा। अमेरिका के इस काम में सिर्फ पैसे बदलने वाले लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि वो युद्ध से डरते थे। लेकिन वो असली अमेरिकन भावना या देशभक्ति या प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनकी परवाह किए बिना जो लोग सच में देश के लिए वफादार हैं उन्हें आगे आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर हमें किसी द्वीप या आइलैंड की आज़ादी के लिए कुछ करना है तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और बल का प्रयोग का मतलब है युद्ध, जो खून खराबा लेकर आता है। गैलीली के किनारे जीसस ने प्यार और शांति की पाठ पढ़ाया था। लेकिन शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक आज़ादी और इंसानियत की कीमत चुकानी पड़े। जो लोग दूसरों को लूटते हैं उनका अच्छा भाव नहीं हो सकता। मैं जीसस की शिक्षाओं पर विश्वास रखता हूँ और शांति में भी। लेकिन सच्चाई शांति के लिए सबसे पहले आज़ादी ज़रूरी है। आज़ादी और इंसानियत के लिए लड़ाई में हमेशा बल का इस्तेमाल हुआ है। इतिहास गवाह है कि बल ने कई बड़े काम करवाए हैं, जैसे मैग्ना चार्टा पर हस्ताक्षर, स्वतंत्रता का घोषणा और इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को लागू करवाया। बल ने बस्टाइल के दरवाजे तोड़ दिए, बनकर हिल और वैली फोर्ज में क्रांति की और यूनियन को बचाया। अब फिर से भगवान के बल का समय आ गया है। हम अमेरिकी देशभक्तों की तरह गाना गा सकते हैं, जैसे जीसस ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी। हम भी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। कुछ लोग देरी करेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ अभी कुछ करने के लिए और अपने अंतर्मन, देश और भगवान को जवाब दे सकता हूँ। चैप्टर 6 पॉज एंड पावर। एक राइटर का असली काम होता है अपने मैसेजेस को ऐसे लिखना कि हर सेंटेंस पहले उलझे, फिर थोड़ा रुक के खुद ब खुद सुलझे। जॉर्ज सेंसबरी कहते हैं कि इंग्लिश लिखने में पॉज का बड़ा महत्व है। जब हम चुप होते हैं तब भी हमारे विचार चलते रहते हैं। इस पॉज को संभालना एक कला है और अगर गलती से पॉज हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। जॉन फ्रैंकलिन कहते हैं कि पब्लिक में बोलने में पॉज का मतलब सिर्फ चुप्पी नहीं होती, बल्कि चुप्पी को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर कोई अटक अटक के बोले तो वो पॉज नहीं होती, वो गलती है। लेकिन सही जगह पे पॉज करके किसी महत्वपूर्ण शब्द यानी फ्रेज से पहले या बाद में स्पीकर अपनी बात को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं। यह प्रिंसिपल समझना और लागू करना आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में यह सबको आसानी से नहीं आता। इसीलिए इसको अच्छे से समझना और अपनाना ज़रूरी है। एक व्यक्ति जब किसी और के लिए बोलता है तो पॉज करता है तो उसका मैसेज ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे किसी ने कहा, ये आदमी मेरे दोस्त ने ये बलिदान किया आपके और मेरे लिए। पॉज ने इस बात को और भी ताकत दी। अगर इस लाइन को बिना पॉज किए दोहराया जाए तो उसका असर कम हो जाता है।
जब स्पीकर पॉज करता है तो उसका पूरा ध्यान उस बात पर होता है जो वो कहने वाला है, और वो अपने मैसेज को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए उस बलिदान की भावना को अपने अंदर महसूस करता है। सब पॉइंट 1, पॉज enables द माइंड ऑफ द स्पीकर टू गैदर हिज फोर्सेस बिफोर डिलीवरिंग द फाइनल वॉली। बिना तैयारी के या सहायता के युद्ध में जल्दी करना रिस्क भरा होता है। जैसे कस्टर के हार एक उदाहरण है। आप एक मैच स्टिक को लेंस के नीचे रखकर सूरज की रोशनी से जला सकते हो, लेकिन अगर लेंस को जल्दी जल्दी हिलाते हो तो मैच स्टिक नहीं जलेगा। यहाँ पर रुकना ज़रूरी है ताकि लेंस गर्मी को इकट्ठा कर सके। आपके विचार भी तभी दूसरों के मन में प्रभाव डालेंगे जब आप थोड़ा रुक के उन्हें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे मेपल के पेड़ या गैस के कुएं को लगातार नहीं टपा जाता। जब ज़्यादा फ्लो चाहिए होता है तो रुक के नेचर को अपनी शक्ति इकट्ठा करने देते हैं। अपने दिमाग के साथ भी यही करो। अगर आप कोई सोच को जोर से पेश करना चाहते हो तो बोलने से पहले रुको, अपने विचार को फोकस करो और फिर से उसे नए ऊर्जा के साथ व्यक्त करो। कार्ली ने कहा था कि जब तक तुम्हारा विचार पूरा ना बने तब तक मत बोलो। मौन यानी चुप रहने से शक्ति आती है। फालतू कहने से ज़्यादा चुप रहना बेहतर होता है। मौन यानी चुप रहने को भाषण का जनक कहा जाता है। ये सही है, बहुत से पब्लिक स्पीचेस में ये बात नहीं होती। वे बिना रुके चलते रहते हैं। सुनो बच्चों को, ट्रैफिक पुलिस को या फैमिली के बातचीत को, और देखो कितने नेचुरली पॉजेस यूज़ करते हैं। जब हम स्टेज पर जाते हैं हम नेचुरल तरीके भूल जाते हैं और नकली तरीके अपनाते हैं। वापस नेचुरल तरीका पर आओ और पॉज करो। सब पॉइंट 2, पॉज प्रिपेयर्स द माइंड ऑफ द ऑडिटर टू रिसीव योर मैसेज। हार्वर्ड स्पेंसर कहते हैं कि सारी यूनिवर्स हमेशा गति में रहती है। हर परफेक्ट गति में एक ले होती है और उस ले का एक हिस्सा विश्राम भी है। प्रकृति में हर काम के बाद आराम आता है, जैसे दिन के बाद रात और साल के मौसम बदलते हैं। थोड़ा रुकने से जब हम फिर से बोलते हैं तो हमारी बात का ज़्यादा असर होता है। जब गांव के लोग शहर आते हैं तो कार की आवाज़ से जग जाते हैं, लेकिन शहर वाले को वो आवाज़ आदत सी लगती है और असर नहीं करती। शहर में रहने वाले को लगातार शोर सुनाई देता है, इसीलिए उनका ध्यान कम होता है। ट्रेन में लंबा सफ़र करने के बाद उसकी आवाज़ की आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर ट्रेन रुकती है और फिर चलती है तो उसकी आवाज़ फिर से ध्यान खींचती है। अगर तुम बहुत दूर से घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनने की कोशिश करते हो तो कभी कभी वो सुनाई नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई देने लगती है। तुम्हारा मन भी चाहे अनजाने में ही सही विश्राम के लिए रुकता है। तुम्हारे ऑडियंस का ध्यान भी इसी तरह काम करता है, इसीलिए बोलने में थोड़ा रुकना ज़रूरी है। याद रखो, जो बात रुकने के बाद आती है वो पहले से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। रात को सुनी हुई बात का असर सुबह उतना नहीं होता, क्योंकि नींद के आराम से तुम्हारा ध्यान ताज़ा होता है। बाइबल में भी लिखा है कि भगवान ने सृजन के बाद 7वें दिन आराम किया। तो समझो कि तुम्हारे ऑडियंस को भी आराम चाहिए। प्रकृति के नियम को समझो और अपने भाषण में उनका पालन करो। सब पॉइंट 3, पॉज क्रिएट्स इफेक्टिव सस्पेंस। सस्पेंस हमें ज़िंदगी और भाषण दोनों में काफ़ी दिलचस्पी देती है। अगर किसी कहानी या नाटक की प्लॉट पता हो तो उसका मज़ा कम हो जाता है। हम अनजाने में क्या होगा ये जानने के लिए उतावले रहते हैं। यही सस्पेंस महिलाएं भी इस्तेमाल करती है ताकि पुरुष उनमें रुचि रखे। सर्कस के एक्रोबैट भी पहले जानबूझकर फेल होते हैं और फिर करतब दिखाते हैं, जिससे हम और उत्सुक हो जाते हैं। पॉली ऑफ द सर्कस नाटक में एक कुत्ता पॉनी के ऊपर स्टंट करता है और जब वो हेजिटेट करता है तो उसको ज़्यादा तालियां मिलती है। शर्लॉक होम्स की कहानी में भी सस्पेंस की वजह से हम पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम मिस्ट्री सॉल्व होने का इंतज़ार करते हैं। विल्की कॉलिंस कहता है कि कहानी लिखते वक्त उन्हें हंसाओ, उन्हें रुलाओ और इंतज़ार करवाओ। यही बात भाषण में भी लागू होती है। सबसे ज़रूरी है कि ऑडियंस को इंतज़ार कराया जाए। मिस्टर ब्रायन ने एक भाषण में सस्पेंस बनाए रखा जब उन्होंने कहा, यह मेरी सौभाग्य थी सुनने का। महान एवेंजलिस्ट डिलवाइट ली मूडी, मैं उन्हें उस समय का सबसे महान प्रीचर के रूप में रिगार्ड करता हूँ। उन्होंने हर जगह थोड़ा पॉज किया, जिससे ऑडियंस सोचते रही कि आगे क्या होगा। एक आम स्पीकर बिना पॉज किए सब कुछ जल्दी बोल देता, लेकिन ट्रेंड स्पीकर सस्पेंस बनाकर और पॉज करके भाषण को दिलचस्प बनाता है।
सब पॉइंट 4, पॉजिंग आफ्टर एन इम्पॉर्टेंट आइडिया गिव्स इट टाइम टू पेनिट्रेट। मिसौरी के किसान कहते हैं कि अगर बारिश जल्दी से हो तो पानी बेकार चला जाता है और फसल को फायदा नहीं होता। एक देहाती ने प्रार्थना की, भगवान हमें जोर की बारिश नहीं बल्कि हल्की फुहार चाहिए। भाषण भी ऐसा ही है, अगर जल्दी जल्दी हो तो समझ नहीं आता। जैसे किसान की बीबी कपड़े भिगो कर रुकती है ताकि पानी अच्छे से लग जाए, डॉक्टर भी दवा लगाकर थोड़ा रुकता है। तो जब हम कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए ताकि लोग सोच सके। अगर तुम्हें कुछ बड़ी बात कही है तो थोड़ा रुको और फिर देखो असर क्या होता है। जल्दी मत करो, जैसे लोग न्यूयॉर्क एक दिन में दिखाने की कोशिश करते हैं पर असली मज़ा नहीं आता। इसके लिए समय लो, समय सबके पास बराबर होता है। ऑडियंस रुकेगी, जल्दी करना अच्छा नहीं है। कैलिफोर्निया के बड़े पेड़ सोक्रेटिस के ज़माने से है और वो आज भी जवान है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जल्दी करना बेकार है। मौन यानी चुप रहने का भी एक ताकत है, उसे पॉज के ज़रिए इस्तेमाल करो। कुछ जगह पे पॉज करने से बात बहुत अच्छी लगती है। हर कोई अलग तरीके से बोल सकता है, जैसे हैमलेट का रोल अलग एक्टर्स ने अलग तरीके से निभाया। तुम भी अपने स्टाइल में बोलो, वही बेस्ट है। एक पल रुको, सोचो फिर बोलो, यही असली बात है। पंचुएशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम क्या कह रहे हो, वही तुम्हारे पॉज डिसाइड करेगा। जब हम जोर देना चाहते हैं तो पॉज लेते हैं, और सांस लेने या सेंटेंस बनाने के लिए नेचुरल पॉज लेना, इनमें फ़र्क होता है। जैसे बायरॉन ने अपने कविता में पॉज का इस्तेमाल किया। सन, वो गहरी आवाज़ फिर से आई, और इस बार और भी पास और साफ और पहले से ज़्यादा खतरनाक। उठाओ हथियार। हाँ, वो तोप का शोर है। नेचुरल बातचीत में हम फ्रेजेस में बात करते हैं और बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं। पब्लिक भाषण में भी ऐसा ही करो, ना तो तुम्हें हाँफना पड़े और ना ही ऑडियंस को। एक इम्पॉर्टेंट बात, पॉज का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, वरना तुम्हारा भाषण भारी और ऑकवर्ड लगने लगेगा। और ये मत सोचो कि सिर्फ पॉज से तुम्हारी आम बात भी बड़ी और प्रभावशाली बन जाएगी। ऐसा करने से वो गधे को रेस हॉर्स के साथ जोड़ना जैसा होगा। याद है ना वो पुराना स्कूल डिक्लेमेशन, ए मिडनाइट मर्डर, जो बहुत बड़ी बात के लिए बिल्ड अप करके अंत में कहता है और एक मच्छर को मार दिया। ड्रामेटिक तरीके से पॉज लेना सुनने वालों को हंसा सकता है, लेकिन अगर गति से हो जाए तो वो दर्दनाक हो सकता है। पॉज तभी असर करता है जब उसके पहले या बाद में सच में कुछ कहने लायक बात हो। विलियम पिटिंगर ने अपनी किताब एक्सटेम्पोर स्पीच में बताए हैं कि एक महान अमेरिकन स्टेटमैन्स और ऑरेटर ने गलती से पॉज का मजाकिया इस्तेमाल किया। उन्होंने नायग्रा फॉल्स देखा और बफालो में भाषण देने वाले थे, लेकिन वाइन पीने के बाद देर तक बैठे रहे। जब भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, जेंटलमैन, मैंने आपका बड़ा वाला झरना देखा जो 147 फीट ऊंचा है। जेंटलमैन, ग्रीस और रोम के बेस टाइम में भी इतना ऊंचा झरना नहीं था। चैप्टर 7, इफ़िशियंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की उतार चढ़ाव यानी कैडेंस हमारी विचारों और हमारी भावनाओं की कहानी बताता है। अक्सर हमारी आवाज़ के ये छोटे बदलाव हमारे शब्दों से ज़्यादा सच्चाई से हमारे इरादे बताते हैं। भाषा में इस तरह का आवाज़ के सुर को इन्फ्लेक्शन कहते हैं और यह भाषा की अभिव्यक्ति को बहुत बढ़ा देती है। एक शब्द के अंदर सुर का बदलाव यानी पिच बहुत नाजुक होता है और यह फ्रेज से फ्रेज में सुर के बदलाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्फ्लेक्शन के बिना शब्द सिर्फ ईंट की तरह होता है। इन्फ्लेक्शन से ये ईंट किसी जगह की नींव बन सकता है, चाहे वो फुटपाथ हो, गार्बेज हो या कैथेड्रल हो। इन्फ्लेक्शन ही है जो शब्द के अर्थ बदल देता है और इसी से ये कहावत बनी है, क्या कहा जाता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कैसे कहा जाता है। मिसेस जेमसन ने इन्फ्लेक्शन के प्रभाव का एक उदाहरण दिया है शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से। लेडी मैकबेथ के किरदार निभाते हुए मिसेस सिडॉन्स ने वी फेल शब्दों का अलग अलग सुर में कहा, पहले तो जैसे सवाल करते हुए, फिर आश्चर्यजनक रूप से और आखिर में गंभीर स्वर में, जैसे कह रही हो कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हो जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। हमारी भाषा में इन्फ्लेक्शन का सही उपयोग कर पाना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारी मूल भाषा हो या कोई विदेशी भाषा।
इन्फ्लेक्शन से ही हमारा भाषा नेचुरल और लालची बन जाता है और बिना इसके भाषा सुनने में एक जैसी और बोरिंग लगता है। इन्फ्लेक्शन से ही हम अपने शब्दों को जिंदा और दिलचस्प बना सकते हैं। आवाज़ की इन्फ्लेक्शन से हम अपने विचार और भावनाओं को अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये इन्फ्लेक्शन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और हर एक इन्फ्लेक्शंस अलग सोच या भावना को दर्शाता है। इन्फ्लेक्शंस को पूरी तरह से लिस्ट में डालना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत विविध होते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस और सुझाव दिए गए हैं, लेकिन इन्फ्लेक्शन को अच्छी तरह से सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और अभ्यास जरूरी है। जैसे ओह ही इज़ ऑल राइट वाक्य को देखिए। एक राइजिंग इन्फ्लेक्शन से इसका मतलब हल्की प्रश्न या संदेश हो सकता है और एक फॉलिंग इन्फ्लेक्शन से यही शब्द निश्चय या प्रश्न को व्यक्त कर सकता है। ज़्यादातर आवाज़ की अपवर्ड बेंडिंग से संदेह या असुरक्षा का भाव आता है और फॉलिंग इन्फ्लेक्शन से निश्चय का भाव आता है। जब किसी स्टूडेंट को कहा जाता है इतने भी बुरे नहीं थे एक राइजिंग इन्फ्लेक्शन के साथ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ये शब्द लोग फॉलिंग इन्फ्लेक्शन के साथ कहा जाए तो इसका मतलब है कि भाषण अच्छा था। कल मिलने वाले व्यक्ति को अलविदा कहिए और फिर कभी ना मिलने वाले दोस्त को अलविदा कहिए और इन्फ्लेक्शन में अंतर देखिए। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। ये शब्द एक फॉर्मल टी पर एक फ्रिवोलस महिला के द्वारा अलग तरीके से बोला जाता है और प्रेमियों के बीच अलग तरीके से। एंथनी द एब्सिलेट से एक छोटा हिस्सा पढ़िए और देखिए कि इन्फ्लेक्शन कितनी हल्की और छोटी है। इन्फ्लेक्शन ज़्यादातर एक शब्द के अंतर ही होता है, पूरी सेंटेंस में नहीं होता। कुछ सेंटेंसेस को अलग तरीके से बोल कर देखिए, जैसे कि आखिरी 2 सिलेबल्स में बदलाव लाकर। जब हम किसी इंपॉर्टेंट शब्द को अलग और इन्फ्लेक्शन में बोलते हैं तो उससे वाक्य की अलग अलग मीनिंग्स समझ आता है। पहले दिखाए गए एग्जाम्पल्स में से एक ही शब्द के अंदर पिच चेंज किया गया था। आपको खुद से ऐसा इन्फ्लेक्शन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। जोर डालने के लिए एक तरीका है कि जोर वाले शब्दों पर लंबा फॉलिंग इन्फ्लेक्शन यूज़ करें। मतलब कि आवाज़ को एक शब्द के अंदर के वायल साउंड पर नीचे की पिच में ले जाना। एवरी ली मशीनरी और डिस्ट्रॉय जैसे शब्दों पर यह ट्राई करें। ज़्यादा इन्फ्लेक्शन से बचें। बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन से एक नकली और अनुचित प्रभाव पड़ता है, जैसे एक बड़ी उम्र की महिला बचकानी बनाने की कोशिश कर रहा हो। सच्चे अभिव्यक्ति और अनजाने बुल स्क्वायर के बीच में एक छोटा कदम है। कॉमन सेंस प्रैक्टिस से आपको रोज़ की किताब से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अपने आवाज़ को सुनना ना भूलें। चैप्टर 8 कंसंट्रेशन इन डिलीवरी। अपने सर के ऊपर आगे पीछे रगड़ने और साथ ही साथ अपने चेस्ट को थपथपाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है तो यह करना मुश्किल या असंभव लगेगा। दिमाग को एक साथ 2 या ज़्यादा काम कराने के लिए खास ट्रेनिंग चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग एक साथ 2 अलग सोच नहीं सोच सकता। जो लगता है एक साथ है वो असल में तेज़ी से एक सोच से दूसरी सोच में जाने का काम करता है। जैसे कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक ध्यान शिफ्ट होता है जब तक कि एक या दूसरा काम ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। मनोवैज्ञानिक सच्चाई जो भी हो, यह साफ है कि जब ध्यान से ज़्यादा सोच पर जाता है तो दिमाग एक सोच को ठीक से नहीं पकड़ पाता। पब्लिक स्पीकर्स में आम गलती ये होती है कि वो पहले सेंटेंस बोलते हुए अगले सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। इससे उनके सेंटेंसेस मजबूती से शुरू होकर कमज़ोरी से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी तरह से तैयार की गई लिखित स्पीच में जोर वाला शब्द अक्सर सेंटेंस के एक छोर पर होता है, लेकिन जोर वाला शब्द को जोर वाले अभिव्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो नहीं मिलता जब ध्यान जल्दी से अगले बोलने वाले शब्द पर चला जाता है। अपनी मेंटल शक्ति को वर्तमान सेंटेंस पर केंद्रित कीजिए। याद रखिए कि ऑडियंस का दिमाग आपके दिमाग के करीब फॉलो करता है। अगर आप अपने ध्यान को जो बोल रहे हैं उससे हटाते हैं और जो बोलने वाले हैं उस पर लगाते हैं तो ऑडियंस भी अपना ध्यान हटाएगा। वो जानबूझकर नहीं करते, लेकिन ज़रूर उस चीज़ को महत्व देना बंद कर देंगे जैसे आपने हल्का दिया हो। एक्टर या स्पीकर्स के लिए जल्दी अपने ब्रिजेस पर जाना घातक हो सकता है। बेशक ये नहीं कहना है कि स्पीच के नेचुरल पॉजेज में आप आगे की जल्दी सर्विस नहीं लेना चाहिए। वह उतना ही ज़रूरी है जितना मोटर कार चलाते वक्त आगे देखना, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है।
एक सेंटेंस बोलते वक्त अगले सेंटेंस के बारे में ना सोचे, उसे अपने अंदर से आने दीजिए। आप बिना केंद्रित शक्ति के ब्रॉड साइड नहीं दे सकते, वही एक्सप्लॉयशन को जन्म देता है। तैयारी में आप विचार और भावना को स्टोर और केंद्रित करते हैं, डिलीवरी के पॉजेज में तेज़ी से आगे देखते हैं और खुद को प्रभावी हमले के लिए तैयार करते हैं। बोलिए मगर एंटीसिपेट ना कीजिए। ध्यान को बांटिए और अपने शक्ति को बांटिए। इस बात का असर इनर मन पर, आउटर मन पर एक और शब्द की ज़रूरत है, खास करके कंसंट्रेशन को लेकर। व्हाट डू यू रीड माय लॉर्ड? हैमलेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। ये एक पुरानी दुनिया की परेशानी है। शब्दों में मैकेनिकली बुलाना अभिव्यक्ति नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मेमोराइज स्पीच कितनी हॉलो लगती है? आपने इनएफिशिएंट एक्टर्स, लॉयर्स और प्रीचर्स की रेंटिंग मैकेनिकल कैडेंस को सुना होगा। उनकी प्रॉब्लम मेंटल है। वो सोच के थॉट्स को कंसंट्रेटेडली नहीं सोच रहे होते, जिससे शब्द इनसिक्योरिटी और कन्विक्शन के साथ निकलते हैं, बल्कि वो सिर्फ वर्ड साउंड्स को मैकेनिकली उच्चारण कर रहे होते हैं। ये ऑडियंस और स्पीकर्स दोनों के लिए पेनफुल होता है। फिर से शेक्सपियर से सीखने दीजिए। इस बार हैमलेट के अंकल किंग की इनसिंसियर प्रेयर में वो इस तरह से लैमेंट करता है, जब आपके शब्द ऊपर जाते हैं लेकिन विचार नीचे रह जाते हैं, तो बिना सोचे समझे बोले गए शब्द कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचते। असल में जब आप बोलते हैं तो बार बार आपके शब्द नए होने चाहिए, तभी उनका असर कम नहीं होगा, चाहे उन्हें कितनी बार भी दोहराना पड़े। जैसे डॉक्टर रसेल कॉनवेल का एरेस ऑफ डायमंड्स लेक्चर को 5000 बार दोहराया गया। ऐसे भाषण रिपीटेशन से नहीं खोते, क्योंकि ये सोच और भावना से बने होते हैं, ना कि सिर्फ कुछ कहने के लिए जो अक्सर कोई मतलब नहीं रखता, और वो भी कुछ नहीं के बराबर होता है। अगर आपके शब्द के पीछे की सोच गर्म, ताज़ा और अपने आप से जुड़ी हुई है, तो आपको बोलने में जान होगी। शब्द तो बस एक नतीजा है। नतीजा पाने की कोशिश मत करो बिना वजह के उत्तेजित किए। कंसंट्रेट कैसे करते हैं? कंसंट्रेट शब्दों और उसके जैसे शब्द कंसेंट्रिक के बारे में सोचो। सोचो कि कैसे एक लेंस प्रकाश के किरण को एक सर्कल के अंदर इकट्ठा करता है या उन्हें वापस खींचकर सेंटर करता है। हार्ड ट्रूथ, लेकिन जो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर सकता वो या तो विल की कमजोरी का शिकार है, नर्वस रेक है, या उसने विल पावर का सही उपयोग नहीं सीखा है। कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने ध्यान सब कुछ से हटाकर सिर्फ एक चीज़ पर लगाना होगा। अगर आप अपने ध्यान को किसी दर्द पर लगाते हैं तो वो दर्द बढ़ सकता है। अपने विचार को अपने स्ट्रोक्स पर केंद्रित करो और आपका टेनिस खेल बेहतर होगा। कंसंट्रेट करना मतलब सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गलत है। पहले उस पर ध्यान दो, कारण का हटाओ और लक्ष्य गायब हो जाएंगे। विल पावर के चैप्टर्स को पढ़ो। अपने विल पावर को हर हाल में विकसित करो। कंसंट्रेट करो और आप जीत जाओगे। अगला चैप्टर यानी चैप्टर 9, जिसका नाम है फोर्स। इस चैप्टर में आप जानेंगे फोर्स का महत्व क्या है, लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बुक्स को ऑडियो बुक में बदलने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इस वीडियो का लाइक एम है 30। आशा करता हूँ आप कर देंगे। आपसे मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में।